बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, सबसे पहले जिक्र करेंगे बजट के हवाले से। फाइनेंस बिल आज कसरत राय से कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया है और अब ये बाकायदा तौर पर बजट की जो तजावीज़ थी अब वो हिस्सा बन गई हैं हमारे हालिया बजट का, और यही वो पॉलिसीज़ हैं जो इम्प्लीमेंट होंगी। और जो पहले बजट पेश किया गया था उसमें जो फिगर्स दिए गए थे उसमें जो रद्द बदल की गई है जिसका हम पहले जिक्र करते रहे हैं वो अब अपनी हतमी शक्ल में सामने आ गया है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज जब ये इजलास चल रहा था फाइनेंस बिल की मंजूरी के हवाले से, इसी दौरान MQM ने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। MQM के रहनुमा साबिर कायम खानी ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि उन्हें इन बेंचेस से अपोजिशन बेंचेस जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उनके काम नहीं किए जा रहे, बजट में उनका हिस्सा नहीं रखा गया, उनके हल्के के हवाले से उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे पहले आपके इल्म में है कि असलम भूतानी भी अपने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और दीगर कुछ रहनुमा भी इस पर बात कर रहे हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे मुल्क के इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने इस वक्त ना सिर्फ PTI का जो बयानिया है उसका जवाब दिया है बड़े खुले अल्फाज में, और गुज़िश्ता कई दिनों से क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़े तौर पर कोई जवाब सामने नहीं आ रहा था, तो बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जो है उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने जमहूरियत के लिए क्या किया और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूट्रल के हवाले से जो बयानिए को लेकर चल रही है, इस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि क्या आप मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं या न्यूट्रल्स का किरदार चाहते हैं। इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मरियम नवाज साहबा ने अनाउंस कर दिया है ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से कि वो कैंपेन करेंगी, और कैंपेन के हवाले से उन्होंने शेड्यूल का ऐलान भी किया है। लेकिन इमरान खान साहब ने पहले हफ्ते की शाम को जो है वो बाकायदा महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज का भी ऐलान किया हुआ है। तो एक जानिब कैंपेन होगी, एक जानिब एहतजाज होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। जातरी साहब, सबसे पहले तो बजट, आखिरकार बजट अपनी असली शक्ल में जो है वो आज सामने आया है। ज़ाहिर है फाइनेंस बिल जो है वही बुनियादी तौर पर बजट है इस मुल्क का। आपको पता है बजट तजावीज़ में हमें बताया गया था कि 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाला जो तबका है वो टैक्स से बरी होगा, वो टैक्स फ्री तनख्वाह लेगा। लेकिन अब जो है ज़ाहिर है 50,000 रुपये की रद्दबदल आ गई है। इसी तरह कुछ दीगर मामलात में भी रद्दबदल आई है, सुपर टैक्स का मामला भी सामने आ गया है। अब हम कह सकते हैं कि हाँ, बाकायदा तौर पर बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, सामने आ गया। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बजट तो पास हो गया है, लेकिन हम जब छोटे थे, हमारे बचपन के ज़माने में खौफ का एक दिन हुआ करता था, जून का वो दिन जिस दिन बजट पास होता था जी, कि लोग घबराते थे कि आज जून आ गया है, अब बजट पेश हो गया, अब महंगाई हो जाएगी। ये हमारे बचपन की बातें हैं। साल में एक दिन होता था खौफ का। अब बजट मंजूर हो गया, पूरा साल का तखमीना आ गया सामने, सब कुछ हो गया, लेकिन हर रोज़ बजट आता है, हर रोज़ कीमतें बढ़ती हैं, हर रोज़ महंगाई होती है। आप ये बताएं, ये जो बजट मंजूर हुआ, इस बजट की मंजूरी के बाद अभी जब 1 तारीख को ये पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफ़ा करेंगे, 15 को फिर इजाफ़ा करेंगे, तो इस बजट की, इस अदाद शुमार की क्या हैसियत रहेगी। तो हुकूमत को ये देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अवाम पर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, अवाम पर जो महंगाई का बोझ है, अवाम की जो मुश्किलात हैं, उससे कम करने के लिए कोई मुतबादल के तौर पर देखा जाए कि अवाम को रिलीफ कहाँ से मिल सकता है। मुतबादल तो दिया है। डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने यह बताया है, उन्होंने कहा है हम अमीरों पे टैक्स लगा रहे हैं, गरीबों को हमने छूट दे दी है। आज फिर ये रिपीट किया उन्होंने। कल हमने इस पर बहुत डिटेल से बात की थी कि कोई भी कारखानेदार, कोई भी सरमायादार जब उस पर टैक्स आता है तो वो टैक्स अपनी जेब से तो नहीं देता ना, वो तो आगे मुंतकिल कर देता है अवाम पर। तो ये कहने की बात, कहने की हद तक दुरुस्त है। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब जो कुछ इस मुल्क में करके गए हैं, उसके जो मैं समझता हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट, मनफी असरात, वो अभी तक इस मुल्क में आ रहे हैं, इस बजट में भी आ रहे हैं, आएंगे। अभी तो ये पेश हुए हैं ना ये फिगर्स, अब तो इम्प्लीमेंट होगा, अभी आएंगे। और जुलाई से आप देखेंगे कि महंगाई का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ इन हालात में और इस हुकूमत के पास और कोई फार्मूला नहीं था, वो क्या कर सकते थे। ठीक है, अब इस हुकूमत के पास कोई फार्मूला नहीं था तो ये हुकूमत तो मुआशी पॉलिसीज ठीक करने आई थी, महंगाई ख़त्म करने आई थी, खुद ऐलान करके आई थी। इस पर ज़रा बात करेंगे। तो फिर फार्मूला नहीं था तो क्यों आए थे, ये कल खान साहब ने भी ये सवाल उठाया है
और आज ज़ाहिर है हर बंदा ये सवाल उठाएगा, हर आम आदमी जिस पर बोझ पड़ेगा। इस पर भी बात करेंगे और फिर असम्बली में क्या हुआ इसका भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि फाइनेंस बिल कसरत राय से कौमी असम्बली में मंजूर हो गया। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और कालम नगार जनाब शमशाद मांगट साहब। बहुत शुक्रिया शमशाद मांगट साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि फाइनेंस बिल जो है वो आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है। मुआशी जो सूरत हाल है उसमें एक आम आदमी के कंधे पर कितना बोझ लाद दिया गया है वो भी सबको नज़र आ रहा है। ये हुकूमत तो मईशत ठीक करने आई थी, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी और ये कहते थे कि बागडोर अगर हमें दे देंगे तो हम सूरत हाल को बेहतर कर देंगे। ये क्या हुआ, काम उलट हो गया? बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप पिछले 2 साल देखें और ख़ास तौर पे पिछले 6 माह देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेनकाब हो गई हैं। और मौजूदा हुकूमत अगर देखें, जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, महंगाई के लिए जितना ये तड़प रहे थे, अब मेरा ख्याल उससे ज्यादा इन्होंने तड़पा दिया अवाम को, जितने इन्होंने टैक्स लगा दिए। और ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है, ये मियां शहबाज शरीफ जैसा कोई सुपर मैन नहीं लगा सकता है। आपको पता है ना कि वो हैट पहन के या कोट पहन के वो सुपरमैन वाली हरकतें भी करते हैं जी। तो ये इस किस्म का टैक्स जो है, ये सुपर टैक्स सुपरमैन ही कोई लगा सकता था। अब मुझे बताएं कि ये अल्लाह की मेहरबानी है, मैं कहता हूँ अल्लाह की करम नवाजी है कि इन सब के चेहरे कौम के सामने आ रहे हैं। जो कौम का कहते हैं कि जी मैं अपने कपड़े अवाम के लिए बेच दूंगा, और भाई अवाम के तो आपने कपड़े उतार दिए हैं, तो आप अपने कपड़े अवाम को बेच के क्या देंगे? सवाल यह है कि अवाम के जिस्म पे एक रोटी, कपड़ा और मकान रहेगा या नहीं। मकान तो पहले उनके पास नहीं था, रोटी का निवाला भी ये छीन रहे हैं, और अपने कपड़े बेचने की बात करते हैं तो अवाम के जिस्म पे तो ये कपड़ा ही नहीं छोड़ रहे। लिहाजा ये मौजूदा 13 जमाती जो इत्तेहाद है, ये बुरी तरीके से नाकाब हुआ है, बल्कि बेनकाब हुआ है। क्या जरूरत थी ये इतना रिस्क लेने की? इससे तो बेहतर था कि इमरान खान मौजूद होते तो कौम को अगला फैसला करने में आसानी होती। शमशाद मांगट साहब उनका वो 13 जमाती इत्तेहादी ये कहते हैं कि अगर हम इसको फारिग ना करते, इमरान खान न्याजी को ना निकालते, तो मुल्क की सूरत हाल इससे ज्यादा खराब हो जानी थी। और जो IMF का फ्रेमवर्क है उसमें रहकर कैसे बेहतर बजट बनाया जा सकता था? सजाद तरीन साहब, मुझे आप बताएं, जो इमरान खान साहब हैं वो IMF के अंडर से, इसहाक के अंडर रह के तो नहीं काम कर रहे, इसहाकदार के अंडर रह के तो नहीं काम कर रहे थे, या नेशनल बैंक के अंडर रह के तो नहीं काम कर रहे। वो उनका प्रोग्राम जो था IMF के अंडर था और उसी के मुताबिक चल रहे थे। अगरचे महंगाई थी और ये 13 के 13 जो पार्टियां ये एहतजाज कर रही थी कि जी बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। अब ये 13 के 13 जो है, ये 13 खून के प्यासे जो हैं वो अवाम का खून पी रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि फिर ये यही अगर करना था तो वो उस एहतजाज की क्या जरूरत थी? सही है, अब जाहिर है उसी फ्रेमवर्क के अंदर ही करना था। बहुत शुक्रिया शमशाद मांगट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। जैतनी साहब, ये बात तो अपनी जगह पर दुरुस्त है कि IMF का फ्रेमवर्क कोई पहली दफ़ा तो इस मुल्क में आया नहीं है, और IMF के फ्रेमवर्क के अंदर बजट बनना था। क्या इनको नहीं पता था हुकूमत लेने से पहले? ये खुद PTI IMF का जो नाम मुतारफ़ करवा रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब भी और फिर नून लीग भी, तो ये तो जानते थे ना। अच्छा, शमशाद मांगट साहब ने अवाम की मुश्किलात का एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मंजरकशी कर दी है। ये हुकूमत इन्होंने क्यों ली, ये इसका बजट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं को जो होने वाली थी और उनको रोका गया है। तो महंगाई मार्च क्या था? देखें, अगर महंगाई मार्च की हम बात करें कि उसमें जनाब मुसलसल कीमतों का जिक्र कर रहे थे, हम आके मुआशी सूरत हाल आम आदमी की बेहतर करेंगे, वो जो उस वक्त जो महंगाई मार्च कर रहे थे ना, वो महंगाई मार्च सिर्फ अपनी पार्टी को मुतहर्रक करने के लिए, अपने लोगों को मुतहर्रक रखने के लिए और अवाम में जुड़त पैदा करने के लिए लेबल था, सिर्फ महंगाई एक मार्च किया जा रहा था। अब जिस तरह ये आ गए हैं और आगे जो इन्होंने पॉलिसियाँ अपनाई हैं और जो कुछ इन्होंने कहा है, अगर खान साहब भी होते तो होना यही कुछ ही था, ये इससे को ऊपर नीचे नहीं होना था। लेकिन सवाल वो कि ये आए क्यों, ये 13 जमाती इत्तेहाद जो हैं, ये जनाब इसलिए आए थे कि बहुत सारी और चीज़ें हो रही थीं, बहुत सारी तकर्रियाँ और तैनातियाँ होनी थीं। उनको रोकने के लिए आपको ये पता ही है ना कि ये ऐसे तो नहीं तब्दीलियाँ आ जाती, ऐसे तो नहीं वो हो सकती। आपको याद होगा पिछले साल बजट में कहा जा रहा था कि बजट में इनके PTI के पास लोग पूरे नहीं, फिर बजट भी पास हुआ, फिर बिल भी पास होते रहे और सारा कुछ साथ रहे। तो अब वो चीज़ें जब नहीं आई, सहूलतें जब ख़त्म हो गई,
तो फिर ये सिलसिला चल निकला, और जिन 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 चीज़ों के लिए ये तब्दीली की गई थी वो तो हो गई ना, नैब रिफॉर्म्स भी हो गई, इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हो गई। इनका नैब रिफॉर्म्स तो समझ लें एक और उसमें की ना कि यार इतने काम हो रहे हैं तो चलो एक हमारा काम भी दरमियान में हो जाए, ठीक है, तो वो उस वजह से हम आपका काम कर देते हैं, आप हमारा काम कर दें, बाकी अवाम मसाइल जो है ना, मसाइल वो उसी तरह हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में और मसाइल होंगे। आपने खुद ये इंट्रो में कहा कि 1 जुलाई से जब ये लगेगा बजट तो उसके बाद फिर आवाम की चीखें निकल जाएंगी, जो इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, असेंबली में आज कुछ इख्तलाफ की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं, इसका भी जिक्र करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र कर रहे थे कौमी असम्बली का, उसमें फाइनेंस बिल तो मंजूर हो गया और फिर आवाम के साथ जो होना है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन अब हम ज़रा जिक्र करते हैं कि असम्बली में हुआ क्या। नाज़रीन साहब, असम्बली में आज MQM के साबिर कायम खानी ने बड़ी शदीद अल्फाज में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे साथ जो हो रहा है, अच्छा ये उन्होंने कहा कि हमें बजट में हिस्सा नहीं दिया जा रहा, हमारे हल्कों के मसाइल हैं, आवाम के मसाइल, हमने बड़ी सियासी कीमत अदा की है इस इत्तेहाद का हिस्सा बनकर। तो आज वो फट पड़े हैं। इससे पहले असलम भुतानी भी फट पड़े, उन्होंने भी यही बातें की कि जनाब हमारे साथ जो हशर किया जा रहा है हम तो किसी के कहने पे आ गए, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें तो हमारा चलना मुश्किल है। तो ये जो तनकीद सामने आ रही है, ये किस जानिब इशारा है? सियासी हालात भी, इस हुकूमत के इत्तेहाद भी साथ दिखाई नहीं दे रहा। ये जो सूरत हाल आपने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बताई है, अपोजिशन तो नहीं, ये तो इत्तेहादी है ना। इस पे सिर्फ उस्ताद दामन के शेर का एक छोटा सा बंद मैं आपको पेश करूंगा कि लाली अखियां दी पई दस दिए, रोए असी भी सा रोए तो सीवी हो। सही है। तो ये जो रो रहे हैं ना, अब इनको पहले नहीं पता था, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जब बजट आ रहा है, इस बजट में हर आदमी अपने हल्के के लिए तरक्याती फंड जो है, जो खान साहब ने नहीं दिए लोगों को, अपने को दिए, कुछ को नहीं दिए। असलम भुतानी साहब कहते हैं वहाँ पैसा बहुत था, हमें पैसा मिलता था, वहाँ पे फंड्स थे, अब इज्जत नहीं थी। ये असलम भुतानी साहब के लफ्ज हैं। देखें अब जो है ना, अब वो लोग ज़ाहिर है इलेक्शन आखिरी साल है, अगले साल इलेक्शन हो जाने हैं, उससे पहले हो जाएं या वक्त पर हो जाएं, अब लोग अपने अपने हल्कों के लिए फंड्स मांग रहे हैं। एक तो ये भुतानी साहब इस वजह से बात हुई। जो MQM की बात की, देखिए MQM के साथ जो कमिटमेंट हुई अभी तक पूरी नहीं हुई। नंबर 1 कमिटमेंट उनके साथ ये हुई थी कि गवर्नर उनका होगा, ठीक है। मोहतरमा नसरीन जलील साहबा बहुत अच्छी खातून है, MQM की सेनेटर भी रही हैं, तो नसरीन जलील साहबा को उन्होंने गवर्नर बनाने के लिए ये बात कही हुई थी, लेकिन अभी तक मालूम नहीं क्यों उनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उनकी तैनाती नहीं हुई। फिर उसके बाद जो सिंध, हैदराबाद और कराची के जो मामला पीपल्स पार्टी से तय हुए थे जरदारी साहब से, वो अभी तक नहीं हुए। लेकिन ये जो मामला आपको ख़राब नज़र आ रहे हैं, जरदारी साहब आज पहुंच रहे हैं यहाँ, मेरे ख्याल में हम ये प्रोग्राम जब कर रहे होंगे तो जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे, जब यहाँ से हम निकलेंगे तो जरदारी साहब आज आ रहे हैं और उनके सामने बैठ के ये चीज़ें तय होनी हैं। और मैं समझता हूँ MQM की जो शिकायत हैं वो दूर होंगी और उनको साथ रखना पड़ेगा, और जो उनसे मामला तय हुए थे, जो मुआहदा हुआ था, उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि MQM को डिफीट हुई है अंदरून सिंध मुख्तलिफ बल्दियाती इलेक्शंस के जो हल्के हैं वहाँ पर जो MQM के थे। अब MQM वाले जो हैं, अगर कहीं धांधली हुई है, कुछ वीडियो आ रही हैं सामने जी, वो अच्छा, तो कल जो है आपको याद होगा, कल हमारे साथ सेनेटर ताज अदर थे, तो उन्होंने कहा कि छोटे से छोटे वाक़या के भी हम इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन के पास सबूत ले जाएं जहां इनको एतराज़ है, और वहां पर जाकर आप जो है इलेक्शन कराएं और इंक्वायरी कराएं और दोबारा इलेक्शन हो जाए। जो लड़काने की बात कर रहे हैं राशिद सुमरू साहब, लड़काने से पीपल्स पार्टी को हराना ज़रा मुश्किल है, और ये कहना कि हमारे कैंडिडेट के साथ धांधली हुई है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जनीजो जी वहाँ के नाज़म बन गए थे, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी। अच्छा, इसमें अब ये जो जरदारी साहब आ रहे हैं वो MQM को भी राज़ी कर लेंगे और असलम भुतानी साहब को भी ज़ाहिर राज़ी कर लेंगे, मक्सी साहब को भी कर लेंगे। चलें, जरदारी साहब ने पहले भी सबको राज़ी कर लिया और मियाँ शहबाज शरीफ जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म कहलाए जाने लगे, उनका भी नाम आ गया वज़ीर आज़म की लिस्ट में। जरदारी साहब से एक मेरे ख्याल में एक रिक्वेस्ट ये भी तमाम जमातों को ये करनी चाहिए कि अवाम इकट्ठे हो, वो भी जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करे कि ये इनके मसाइल जैसे आप हल कर लेते हैं, कोई हमारा मुआशी मसला भी हल कर लें, उस पर भी कोई बात कर लें, उसका भी कोई ऐसी जादू की छड़ी दिखा दें कि आम आदमी का मसला हल हो जाए। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक आप और इस बात का जो इस बात को आप अपने जहन में रख लें। सर, ये हुक्मरान तबका जो है ना,
चाहे वो पीटीआई में है, चाहे वो एमक्यूएम में है, चाहे वो मुस्लिम लीग में है, चाहे वो किसी, ये हुक्मरान क्लास के जितने लोग हैं इनका एक तबका है और ये अपने मफादात के बारे में सोचते हैं, गरीब आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। इनके लिए इनको मसाइल जो दरपेश होते हैं उस पर कानून साजियाँ भी हो जाती हैं, उस पर जैसे हर चीज़ हो जाती है, नैब पर, जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, जो मेहनत कश है, जो दिहाड़ीदार है, उसके लिए कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है कि क्या राजनपुर में बैठा हुआ आदमी जो तवील लोड शेडिंग का शिकार है, जो गर्मी का शिकार है, जो गुर्बत और बेरोज़गारी का शिकार है, जो बदीन में बैठा हुआ एक आम है, जो बलूचिस्तान में दूर दराज इलाकों में पानी नहीं है लोगों के पास पीने के लिए, पानी से मुख्तलिफ बीमारियां उनको लग रही हैं, उस पर कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये जितना हुक्मरान तबके हैं सारे, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हुक्मरान तबका ना यहाँ का पानी पीता है, ना यहाँ की दवाइयाँ खाता है, ये तो बाहर की चीज़ें सारी मंगाते हैं। ठीक है, इसका इनका इलाज बाहर में होता है, इनका इलाज दुनिया से बाहर होता है। ये सारी लड़ाई रेवड़ियों की है, आपस में बांटनी है, अगर किसी को कम मिल रही है तो वो लड़ रहे हैं कौमी असम्बली में। इस वक्त आवाम का कोई मामला नहीं है और फिर जाहिर है हुकूमत जो करे। अब एक जानिब तो ये है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज बोले हैं, उन्होंने कहा है जनाब खान साहब जो हैं वो ये बात करते हैं कि वो न्यूट्रल ना रहें इदारे, तो इदारों को तो न्यूट्रल होना चाहिए, जमहूरियत के लिए बेहतर है, हमारी तीसरी नस्ल है, हम जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो क्या मतलब पीपल्स पार्टी का अब एक ही एजेंडा के बस जमहूरियत चलती रहे? पीपल्स पार्टी की ज़रूर कुर्बानियां हैं जमहूरियत के लिए, उसकी एक लीगेसी है और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो ड्यू रिस्पेक्ट है, मगर मौजूदा हालात में पीपल्स जमहूरियत का मतलब तो आवाम को डिलीवर करना है ना, उसके लिए तो कोई बात आज बिलावल साहब ने भी नहीं की। एतजाज साहब, मैं आपको बताऊं कि जमहूरियत जो है इसमें तो कोई शक नहीं कि निज़ाम, जमहूरी निज़ाम एक अच्छा निज़ाम है, इसको चलना चाहिए। लेकिन यार अवाम को ऐसी जमहूरियत से कोई गर्ज नहीं है कि जहाँ लोगों को रोटी ना मिल रही हो, जहाँ लोगों को अस्पताल से दवाइयाँ ना मिल रही हों, जहाँ दवाइयाँ लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएं, जहाँ लोगों के लिए आटा कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाए, वहाँ पे जमहूरियत लोगों ने क्या करना है? उस जमहूरियत को सर चाटना है, उस जमहूरियत को क्या करना है? आप बताएं, उस जमहूरियत को क्या करना है? अगर आपने ये जमहूरियत जो जमहूरियत आप कह रहे हैं और जिस जमहूरियत का आप राग मुसलसल चला रहे हैं, आप मुझे ये बताएं, इस जमहूरियत से अगर आम आदमी, गरीब आदमी, मेहनत कश मजदूर और कॉमरेड की हालत बेहतर नहीं होती, उसको इससे क्या गर्ज है कि जमहूरियत है या नहीं है? आप मुझे बताएं। बिल्कुल, तो ये जो जमहूरियत है, ये जमहूरियत जब तक गरीब आदमी के लिए, मेहनत कश के लिए, मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए, दिहाड़ीदार के लिए मुयसर नहीं होती, उसकी हालत बेहतर नहीं होती, फिर इस जमहूरियत का क्या फायदा है? नहीं, जिसका पेट भरा हुआ है ये उसकी बातें हैं। आज जो बिलावल साहब ने की है ना, ये उन लोगों के लिए बातें हैं जिनके पेट में कुछ नहीं है, वो तो रोटी मांगेगा। तो इस वक्त ज़रूर इस पे बात करनी चाहिए थी, यकीनी तौर पे इस तनकीद भी आएगी। मजीद भी नाज़रीन गुफ्तगू करते हैं कि एक जानिब ये मामला है, दूसरी जानिब कैंपेन्स का सिलसिला चल निकला है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। वो क्या मामला आगे बढ़ते हैं, जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, जिक्र करेंगे एक जानिब ये सूरत हाल है, कराची के हालात जो हैं वो ये हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले कि उन्होंने कौमी असम्बली में गुफ्तगू की है। कराची में सूरत हाल ये है कि लोड शेडिंग तो पूरे मुल्क में है, लेकिन उसके असरात जहाँ मुल्क के दीगर हिस्सों में जिस अंदाज में पड़ते हैं वो नुकसानात तो हैं ही हैं, लेकिन कराची में जो बुनियादी चीज़ है पानी, वो बंद हो जाता है जब बिजली चली जाती है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। मेरे ख्याल में ये इस पर भी सिंध हुकूमत के होते हुए उनको ये कहना चाहिए कि यह मामला किस तरह से हल होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी शख्सियत जिम्मेदार आ जाए जिनसे हम बात कर सकें। एक जानिब यह मामला है, मरियम नवाज साहबा निकल पड़ी, उन्होंने कहा जी हम तो निकल रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने लोगों को जितवाने के लिए, और वो ज़रा पंजाब असम्बली को बचाने के भी चक्रों में, और फिर वफाक में भी ज़ाहिर सूरत हाल उनके हक़ में बेहतर हो जाए। नहीं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान नियाज़ी साहब जिस तरह का कैंपेन कर रहे हैं और लाहौर जाके जो उन्होंने तकरीरें की और जिस किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने किए, और इल्ज़ामात तराशी में तो खान साहब सबसे आगे हैं ना। अभी 3.5 साल, पौने 4 साल आप हुकूमत में रहे और नैब आपके पास, FIA आपके पास, अदालतें आपके पास, हर चीज़ आपके पास, आपने क्यों नहीं इनको सज़ा दिलवाई? आप तो कुछ नहीं कर सके। नैब पकड़ लेती थी, देखें कितना कितना अर्सा खुर्शीद शाह जेल में पड़े रहे हैं, एहसन इकबाल पड़े रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी पड़े हैं, जरदारी साहब खुद जेल में रहे हैं, उनकी बहन जेल में रही है। आप बताएं कि क्यों नहीं आप साबित कर सके, क्यों नहीं कोर्ट में पेश कर सके? अब इमरान खान साहब की बात जो है वो अब मानी जाएगी। देखिए मेरी बात में वो मकबूल होगी, क्योंकि इस वक्त इन्होंने भी कुछ मैं आपको अर्ज करूं, जब मरियम नवाज निकलेगी ना कैंपेन के लिए, तो आप देखिएगा कि फिर जो है वो इमरान खान का बयानिया वो उसको उड़ा के रख देंगी। अच्छा, मरियम नवाज इनको काउंटर करेंगी। और मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग के पास, और सच्ची बात यह है कि मुस्लिम लीग को आज तक सियासत में
जिस अंदाज में मतलब तैयार या मुतहरक रखा गया है, वो क्रेडिट सारा अच्छा, मरियम अब नवाज मुझे साहबा एक को छोटा सा जाता सवाल है इस पे। मरियम नवाज साहबा ने जो कैंपेन की, जिस तरह उन्होंने जलसे किए, जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की, पार्टी को मुतहर्रिक रखा। और जब वो मैदान में उतरेंगे इमरान खान के खिलाफ, तो आप देखिएगा कि रिजल्ट जब आएंगे तो आपको उनकी कैंपेन का पता चलेगा। अच्छा, रिजल्ट में तो खैर वही बात आ जाती है, हुकूमत के बड़े असरात होते हैं। वो पहले ही कह रहे हैं कि धांधली करती है हुकूमत, ठीक है। वो चीफ इलेक्शन कमीशन भी एतराज़ कर रहे हैं। आज श्री मज़ारी साहब ने भी बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा अहम सवाल ये है कि अवाम के पास ये जो इस वक्त मरियम नवाज साहबा जाएंगी, क्या बयानिया लेकर जाएंगी? मईशत का बयानिया होगा, जमहूरियत का बयानिया होगा, क्या है इनके पास देने के लिए अवाम को? किस तरह से वो, उनके पास तो बयानिया है खान साहब, महंगाई का बयानिया आ गया। यार एतजाज, आज तो बड़े सख्त बातें कर रहे हो यार। वो देखें, बात ये है, देखिए मेरी बात सुने, वो अवाम को ये बताएंगी कि आज इस मुल्क जिस हालत में है, इसकी जिम्मेदार इमरान खान ने, जो खान साहब 1-2 साल करते रहे। इमरान खान 1-2 साल साढ़े 3 साल में वो जो कुछ करते रहे हैं, वही बात मरियम नवाज साहबा करेंगे। वो ये उसकी जिम्मेदारी है खान साहब की। देखें, मैं आपको बताऊं, जब मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे, मोटरवेज नहीं बने यहाँ, ये बड़े बड़े मोटरवेज बने हैं, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट बने हैं, और कई बड़े मंसूबे हैं। किसी दिन हम इस पे प्रोग्राम रख लेंगे। खान साहब, आप बता दें कि खान साहब के 3.5 साल दौर में, पौने 4 साल में, कोई काबिल जिक्र एक मंसूबा आप बता दें कि जी ये इन्होंने शुरू किया है। हकले इंटरचेंज तक वो सूरत हाल सर, ये सारे मियां नवाज और बहुत से, ये तो सारे मियां नवाज पूरे हुए, ये तो सारे मियां नवाज शरीफ के जमाने के थे। ये सारे प्रोजेक्ट जो थे मियां नवाज शरीफ के जमाने में थे। सेहत कार्ड आया है सर, ये जो सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड में अवाम के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है। जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, उसके लिए कोई सहूलत नहीं है। गरीब आदमी के लिए मजदूर का जिक्र कर रहे हैं। देखें बात देखें, ये लंगर खाने जो है ना, एतजाज साहब, 100 और 55-56 मुल्क हैं अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट पर। कोई एक मुझे मुल्क बता दे कि फलां मुल्क है जिसने अपने मुल्क में लंगर खाने बनाए और वो मुल्क तरक्की कर गया। अच्छा, यार मुल्क लंगर खानों से मुल्क अब तो कर रहा है ना सर। नहीं, जस्टिफाई देखें आप किस तरह से, मैं आपको अब तो कर रहा है ना तरक्की, लंगर खाने भी बंद हो गए। पहले कर रहा था ना, अब कर रहा है। लेकिन अब ये चीजों को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां आने वाले 2, 4, 6 महीने में उम्मीद की जा सकती है कि बेहतरी होगी। मैं आपको बताऊं कि रूस यूक्रेन की वजह से पेट्रोल के मामला ख़राब हुए। फिर मैंने आपको पिछले दिनों ये बताया था, अभी वो मुज़ाकरात भी उनके दोहा कतर में हो रहे हैं, ईरान के और अमेरिका के दरमियान कुछ लोग मिल रहे हैं उनके, और उस पे ईरान का जो है वो भी ओपन मार्केट में तेल आ जाएगा। तो तेल की जब कीमतें कम होंगी तो उम्मीद की जा सकती है, आपको याद होगा, तो कोई भी बैठा हो आसिफ अली जरदारी की सतह पे कीमतें कम होगी, कोई भी बैठा हो कर देगा। मैं आपको अर्ज करूं ना, आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो तेल 120 पे था। फिर मियां साहब जब आए तो एकदम कीमतें नीचे गई। तो वो जब तेल की कीमतें कम होंगी और दूसरे लोग जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, सज्जाद तरीन साहब, जब तेल की कीमतें कम होंगी, आप मुस्करा रहे हैं, लेकिन ये बातें जाहिर है इसके पीछे अवाम का गम पोशीदा है आपकी मुस्कुराहट में। मेरा सवाल ये है कि जो कीमतें कम होगी, 50 रुपये लेवी जो आज मंजूर की है कौमी असम्बली ने, हमारे मुख्तदर हल्कों ने, 13 जमातों के इत्तेहाद ने बैठकर, वो नहीं लगेगा, वो हमारी तो कीमतें वही रहनी। अच्छा, मुख्तदर हल्कों की इस्लाह तो हम किसी और महीने में इस्तेमाल करते हैं सर। अभी हमारी पार्लियामेंट जो है, मैं समझता हूँ ये जो 50 वाला किया, ये यकीनन ये IMF का वो जो फ्रेमवर्क है ना, जिस पे बार बार मैं कहता हूँ कि ये जो IMF को, आप IMF के एक फ्रेमवर्क में रह के कोई भी जमात यहाँ आ जाए, जो खान साहब मुआहदे करके गए हैं, जो IMF से मुआहदा करके गए हैं, वो इतना मुश्किल है, इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि उसमें रहते हुए अवाम को फौरी तौर पर कोई रिलीफ देना मुमकिन नहीं है। आने वाले दिनों में मरियम नवाज साहब ने जो तकरीर करनी है वही आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं यही कहना है ना। नहीं, देखें, मुश्किल था, IMF से मुआहदे कर लिए, वो टोकरा हमने उठा लिया। मरियम नवाज साहबा तो मुस्लिम लीग नून में वो मतलब राय रखने वाली मोहतरमा हैं जिन्होंने कहा था कि इलेक्शन फौरन करा दिए जाएं, और अब यकीन माने ये इलेक्शन कराने के लिए तैयार थे। लेकिन खान साहब ने जब धमकियां शुरू कर दी तो आपको पता है ये तो फिर बहुत मैच्योर लोग हैं ना, ये चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने कहा कोई इलेक्शन नहीं होंगे, हम सारे मुश्किल फैसले खुद करेंगे। तो खान साहब मैच्योर तो साबित हुए, खान साहब जिनकी धमकी से डर के उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए और अब भुगत रहे हैं। नहीं, ये बेहतर होगी सूरत हाल, आप देखें, ये करनी पड़ेगी बेहतर सूरत हाल। कोई नई चीज़ें, नए एवेन्यूज देखने पड़ेंगे।
करेंगे, क्योंकि अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। मैंने कल भी आपको ये कहा था कि इस सारे सियासतदानों को बैठकर मईशत पर और माहिरीन को बिठाकर मईशत पर एक पूछना चाहिए कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को। इस हवाले से ये बड़ी अहम बात है जो अभी हमने आखिर में की है। आज कौमी असम्बली में हम ये देखते रहे, ये टटोलते रहे कि कोई ऐसी बात करेगा कि यार मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से हम कुछ सोच रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। MQM के अपने मसाइल थे, बिलावल साहब ने अपनी बात की है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने खामोशी से फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या बनता है। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर सुजात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।